Good morning, everyone. 2 मिनट वेट कर लेते हैं ना, अभी थोड़ा सा लोग कम ही ज्वाइन किए हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं ना। चलो बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने हमें ये कैपेसिटर वाला अभी हम लोग डीपीपी कर रहे थे, तो इसमें कल हम लोग लास्ट टाइम 13th वाला डाउट डिस्कस कर रहे थे, फिर तभी वो नेट चला गया था। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग। नेहिल अभी थोड़ी बोला था, इस बार बोला था, इससे नेक्स्ट टाइम बोला था। नेहिल फुल टेस्ट देना है तो तू एक काम कर, उस पे दे दिया कर ऐप। अभी करा ही लेने दे रिवीजन यार, जितना हो रहा है उतना ही देना अभी सही लग रहा है, फिर क्या ही फायदा। सब टेस्ट लेंगे बच्चे, फिर सीरियसली देंगे नहीं। चलो डाउट बताओ, 13 बताना है ना अभी। डाउट बताओ, कहाँ से बताना है। 18। स्वयं क्या बोल रहा है, 13 बोल रहा है क्या, या 13? देखो, 13 में ऐसे दिया हुआ है।
और ए और बी के क्रॉस यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगर हम ए और बी को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वाली लाइन ड्रॉ करें, तो इसके दोनों साइड में सिमेट्री है ना, जो इधर है वही सेम इधर है। तो इस पे पड़ने वाला जो भी कैपेसिटर होगा या कनेक्शन होगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अब ये हट जाएगा जब यहाँ से, तब क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, और वो सब आपस में पैरेलल में ना, सी और सी सीरीज में होंगे, तो ये एक लाइन का इक्विवेलेंट कितना आएगा, C/2। अब C/2 वाले चार पैरेलल में है ना, तो C/2 फोर टाइम करना है, तो 2C आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? मेथड्स बताए गए थे ना, वो याद करो क्या क्या मेथड थे। फिर नेक्स्ट 18। देखो 18 में हमने ऐसे दो कैपेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये दो प्लेट हैं, और इनके बीच में हमने एक और प्लेट रख दी। तो अब जब ये और प्लेट रख देंगे, तो जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वही यहाँ का भी हो जाएगा। मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अब सेम हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया ना। और C इक्वल टू क्या होता है, Q/V ना। V जीरो हो गया, तो अब C कितना बोलोगे? यहाँ पे V क्या रहता था, पोटेंशियल डिफरेंस होता था ना। नेक्स्ट 20। आदित्य 18 में देखो ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना। अगर हम कोई भी दो मेटल को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। दोनों को वायर से कनेक्ट करोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट। 20 देखो नेक्स्ट। 20 में देखो ऐसे आपको प्लेट्स के नंबर लिखे हुए हैं ना। 5 प्लेट्स है, 1 2 3 4 5। ये 5 प्लेट्स है, जिसमें 2 और 4 को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, 1 और 5 को कनेक्ट कर दिया गया है, फिर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल जीरो बोलते और इसका पोटेंशियल V बोलते, यहाँ पे कहाँ कहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, इससे कनेक्टेड हर पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना। यहाँ का जीरो मतलब यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल जीरो। ये भी यहाँ पे कनेक्टेड है ना इससे। ये V है, तो यहाँ पे इसका V हो जाएगा, इसका V हो जाएगा और इसका V हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस कितना दिख रहा है, निकेत म्यूट रखो, गुंजन म्यूट रखो। पोटेंशियल डिफरेंस सबके क्रॉस कितना दिख रहा है, V। तो सारे यहाँ पे किसमें है, पैरेलल में है ना। अब हमें कोई भी प्लेट के क्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है ना। जैसे हम इस पे अगर देखें, यहाँ पे एक कैपेसिटर बनेगा, जिसपे इधर कितना चार्ज आएगा, ये हाई वोल्टेज है ना, +CV। और यहाँ कितना चार्ज आएगा, -CV। Q=CV लगा दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस पता है। यहाँ पे भी ऐसे निकालोगे, तो ये हाई वोल्टेज है, यहाँ पे +CV और यहाँ पे -CV। यहाँ पे ऐसे निकालोगे तो +CV, यहाँ पर -CV, यहाँ पे +CV
यहाँ पर माइनस CV। अब आपको बोला गया प्लेट 1 पे चार्ज। प्लेट 1 कौन सा है? ये वाला। प्लेट 1 ये वाला है ना। तो इसके इधर कितना चार्ज है? प्लस CV। इधर तो कोई चार्ज नहीं है ना, आउटसाइड में कोई चार्ज नहीं है, अंदर ये प्लस CV। तो प्लेट 1 का चार्ज हो गया प्लस CV। और प्लेट 4 का चार्ज, 4 पे क्या है? ये 4 है ना। प्लेट 4 पे इधर माइनस CV है, इधर भी माइनस CV है। दोनों साइड का मिला के टोटल कितना हो जाएगा प्लेट 4 पे चार्ज? -2 CV ना। 1 पे चार्ज आएगा। सर हाँ यहाँ पे वो वैसा नहीं करेंगे क्या? मतलब ये यहाँ पे कितने कैपेसिटर बन रहे टोटल? 4 कैपेसिटर बन रहे हैं। हाँ। तो उससे हमने क्यों निकाल लिया सबसे पहले इक्विवेलेंट निकाल के? पैरेलल में है तो 4C हो गया। हम्म। और उसके बाद हम कैसे करते थे कंडक्टर्स में कि सबसे ज्यादा जो है मतलब पूरे बाहर के प्लेट्स पे है ना अपॉन 2 करके राइट और लेफ्ट में, और फिर उसके हिसाब से चार्ज अरेंज करते थे। हम्म, यहाँ पे टोटल कितना चार्ज आएगा? यहाँ पे 4C चार्ज आएगा ना। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करती है? 0। फिर टोटल चार्ज कैसे बोल रहे हो 4 CV? अगर हमने एक मान लो C इक्विवेलेंट लगा दिया V वोल्ट की बैटरी से, तो बैटरी ने कितना सप्लाई कर दिया चार्ज? CV। जीरो ना। बैटरी ने क्या किया? इधर प्लस CV किया, यहाँ -CV। नेट चार्ज हाँ कितना मतलब है? 0। जीरो। तो इसलिए आउटसाइड प्लेट पे कितना रहेगा? अच्छा हाँ 0। और अब इनर का लिखना है, तो इनर का क्यों उतना दिमाग लगा के लिखना है? आप सीधे हर एक 4 कैपेसिटर पैरेलल में है और सबका वोल्टेज डिफरेंस दिया हुआ है, तो सीधे लगा दो ना सबके क्रॉस Q = CV। दिमाग वहां लगा जहाँ जरूरत है, बिना जरूरत के दिमाग लगा रहे हो। ये CV कैसे लिखा फिर, एक बार वापस बताओ ना। अबे इसमें क्या हुआ? देख, सब पैरेलल में है। अगर मैं बोलूँ 4 कैपेसिटर पैरेलल में है, सब V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, सब V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, तो सबके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना है? V है ना। सबकी कैपेसिटी C है, तो सब पे चार्ज कितना आ जाएगा ना? सब पे CV आ जाएगा ना। यहाँ सब पैरेलल में ना, सबके क्रॉस देखो वोल्टेज डिफरेंस कितना है? V है। जब वोल्टेज डिफरेंस सेम रहता है तो सब पैरेलल में रहते हैं ना। तो यहाँ पर अब प्लेट 4 का जब चार्ज देखोगे तो प्लेट 4 के पे, ये प्लेट 4 है ना, इस पे दोनों साइड में चार्ज है -CV, तो टोटल -2 CV हुआ है। C की वैल्यू डाल दो, तो C ऑप्शन आ जा रहा है ना। अबे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो गया, आप कितना करोगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? क्या बोलना चाह रहे हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? 4 कैपेसिटर पैरेलल में है, सबका वोल्टेज डिफरेंस दिया हुआ है, तो Q = CV करके निकाल लिया, हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करें? तुम लोग वो वाले दिमाग लगा रहे हो कि Q चार्ज दिया तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो तो तब लगाओ जब Q चार्ज दिया जाए। यहाँ पे तो वोल्टेज डिफरेंस दिया है तो सीधे हो जाएगा ना, यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट बताओ। 24 भी, 24 देख लो पहले। देखो 24th में बोला गया कि एक प्लेट को हमने V वोल्ट तक चार्ज कर लिया, कैपेसिटर को V वोल्ट तक चार्ज कर लिया, तो अब क्या हो गया होगा? इधर +CV चार्ज आ चुका है, इधर -CV। यहाँ C की वैल्यू क्या है? ε0 A/d।
अब अगर हम इसके बीच की सेपरेशन बढ़ाएंगे तो क्या चेंज होगा यहाँ पर? चार्ज चेंज होगा या वोल्टेज डिफरेंस? बोलो क्या चेंज होगा? वोल्टेज डिफरेंस चेंज होगा ना, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया तो चार्ज चेंज नहीं हो सकता। तो जब हम डी से इनके बीच की डिस्टेंस 2D कर देंगे ना, ये बढ़ा करके डिस्टेंस 2D कर दिया, तो नई कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी ना? नई कैपेसिटेंस आधी हो गई ना। चार्ज दोनों जगह सेम है, हमें बताना है वर्क डन। वर्क डन मतलब चेंज इन डेल्टा यू ना। तो फाइनल यू कितना बोलोगे? क्यू स्क्वायर बाई 2C। सी की वैल्यू कितनी है? C/2। नहीं, ये कितना है? पहले का आधा हो गया ना, तो Q² बाई C। और इनिशियल एनर्जी कितनी थी? तो यहाँ पे कितना डेल्टा यू की वैल्यू आएगी? दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनकी वैल्यू डाल दो, इनकी वैल्यू डालोगे। क्यू की वैल्यू कितनी थी शुरू में? चार्ज कितना आया था? +CV ना। क्यू ये इनिशियल चार्ज है ना। जो चीज कंजर्व होती है उसके टर्म में लिखते हैं एनर्जी हमेशा। अगर क्यू कांस्टेंट है तो क्यू के टर्म में लिखो, वी कांस्टेंट है तो वी के टर्म में। तो अब ये आ जाएगा 12CV² ना। सी की वैल्यू डाल दो। ठीक है वैभव, क्लियर है वो क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट अब 25th। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्ज कंडेंसर। कैपेसिटर के प्लेट के बीच का अट्रैक्शन पूछा गया है ना। मान लो एक प्लेट पे +Q चार्ज है और एक प्लेट पे -Q चार्ज है, तो ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? σ/2 ε0 ना। अगर मान लो मुझे इस पे फोर्स चाहिए -Q पर, तो +Q का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है? E। तो E की वजह से फोर्स किधर लगेगा? निगेटिव पे, अपोजिट में ना। फोर्स कितना आ जाएगा? Q × E। इनकी वैल्यू डाल दो। सिग्मा मतलब कितना होगा? Q/A। ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा हूँ? फोर्स निकालना है तो एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, दूसरे पर। नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, पॉइंट P और Q के बीच में कैपेसिटी पूछी जा रही है। P और Q का मतलब हुआ कि ये बैटरी से कनेक्ट होंगे ना। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल Vp और इसका Vq है, यहाँ का कुछ मान लो V है, तो यहाँ का भी V आ जाएगा। इस टाइप के करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था? इनको करने के लिए 27 टाइप के क्वेश्चन के लिए कोई तरीका बताया था? क्या बताया था?
वो प्लेट्स को है ना सर कैपेसिटर्स बना लेने के, यहाँ पे 3 कैपेसिटर बनेंगे और पी और क्यू को सेम, मतलब पी के बीच में जो 2 प्लेट्स बनेगी ना ऊपर नीचे, उनका वोल्टेज सेम और क्यू का वोल्टेज सेम, वोल्टेज डिफरेंस लिख के करने का। हाँ, तो उसके लिए मैंने एक ये भी तरीका बताया था ना कि आप इनकी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 ना, आउटर प्लेट की नंबरिंग नहीं करते ना। फिर इनका इक्विवेलेंट डायग्राम बना दो। अब वन प्लेट, वन के सामने टू वाली प्लेट है, टू और थ्री कनेक्टेड है, थ्री के सामने फोर वाली प्लेट, फोर और फाइव कनेक्टेड है, फाइव के सामने सिक्स वाली प्लेट, सिक्स को वन से कनेक्ट कर दो, टू थ्री के बीच में पॉइंट पी है और फोर फाइव के बीच में क्यू है। फिर जिन दो पॉइंट के क्रॉस हमें निकालना है उनको अपनी जगह रहने दो और बाकी सबको रोटेट करके सामने कर दो। रोटेट करके सामने करोगे तो क्या बन जाएगा, पी और क्यू के बीच वाले को कुछ चेंज नहीं करना है, जिनके बीच में निकालना है उनको चेंज नहीं करना है, बाकी को रोटेट करके सामने ले आओ। ये वाला जब रोटेट करके सामने आएगा तो सिक्स अंदर आ जाएगा, फाइव बाहर। ये रोटेट करके इधर आएगा तो वन अंदर आ जाएगा, टू बाहर। अब यहाँ देखो कितनी कैपेसिटी आएगी। ये दोनों किसमें है, सीरीज, और वो इसके साथ पैरेलल ना, तो सी सी सी, C/2 इन दोनों का आ जाएगा, फिर इसके साथ 3/2C, 3/2 वाला आंसर हो जाएगा ना, ए ऑप्शन। समझ रहे सर हैं? हाँ, जैसे हम करंट में बोलते थे कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे तो करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है, यहाँ पे चार्ज सब पे सेम आता है ना पैरेलल में। पैरेलल में चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में टोटल चार्ज डिवाइड होता है, टोटल जितना आया। अच्छा, और सीरीज में सब पे सेम चार्ज आते हैं। हाँ, ठीक। 27 के बाद कौन सा है, 28, 28 बोला था कोई ने। 28 बताओ ना, है कोई है ना पूछने वाला? हाँ, 28 में देखो क्या है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैविंग एरिया ए, अ स्लैब ऑफ थिकनेस T1 and dielectric constant K is placed। देखो हमने ये देखा था ना कि अगर कोई भी हम ऐसे कैपेसिटर ले लें और उसमें कोई टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें। अबे आदित्य, ये आदित्य कौन सा आदित्य, धामने है कोई और है? अच्छा, अडके। अबे अडके, तुम टाइम पास कर रहे हो। मान लो ये पूरी डिस्टेंस डी है, तो बोला गया कि ये जो बची हुई जगह है, ये वाली जगह और ये वाली जगह, ये सब मिलके कितना है, D-T, इसकी वैल्यू दी है T2। और सी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम पार्शली फिल्ड कर दें, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर D-T प्लस T/K, तो इसको T2 बोल दिया गया है और इसको T1 बोला गया है। फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है बस। T1 T2 किसको बोला गया था, T1 वाला थिकनेस डाला गया है ना। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन आ जा रहा है। नेक्स्ट, 32।
32 में ऐसे एक कैपेसिटर लिया गया जिसकी पहले कैपेसिटी C थी ना। इसका मान लो अगर एरिया A है और बीच की डिस्टेंस D है, तो C मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट A/D। फिर हमने इसमें बीच में कोई मीडियम डाल दिया, यहाँ पे K वाला मीडियम डाल दिया, तो अब दो कैपेसिटर बन गए ना, एक ये कैपेसिटर और एक ये कैपेसिटर। इसका कैपेसिटी कितना बोलोगे, डी तो सेम रहेगा, बस एरिया आधा हो गया ना, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी C/2, और इसकी कैपेसिटी C/2, लेकिन के वाला मीडियम है तो के टाइम्स C/2। और ये सब आपस में कनेक्टेड है ना, यहाँ पे कनेक्टेड है ना, मेटल की प्लेट अगर कनेक्टेड है मतलब दोनों को कनेक्ट कर दोगे, और ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो नेट कैपेसिटेंस सब निकाल सकते हो। नेट कैपेसिटेंस कितना आएगा, पैरेलल में है तो दोनों ऐड कर दो, K+1 इंटू C/2, सी की वैल्यू डाल दो। ऐसे ही बताना, सी के टर्म में ही बताना है। समझ आया क्या क्या बोल रहा हूँ 32 में? नेक्स्ट, - 35 देख लो। दो प्लेट है, दोनों के एरिया दिए हुए हैं, डिस्टेंस दी हुई है, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया, इनको ग्राउंड कर दिया है। तो हमें चार्ज ड्रॉन बाई प्लेट्स बताना है ना। अगर हम यहाँ का वोल्टेज जीरो बोलेंगे, अर्थ वाले का पोटेंशियल जीरो बोलेंगे ना, ईएमएफ की बैटरी है, तो यहाँ का ईएमएफ कितना आएगा, वोल्टेज कितना आएगा, ई आएगा ना, तभी ना डिफरेंस ई हो पाएगा। इधर जीरो है तो इधर ई होना चाहिए। तो यहाँ का वोल्टेज आ गया जीरो, ये कनेक्टेड है, और यहाँ का आ गया ई, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना आया इनके बीच में, ई आया ना। और कैपेसिटेंस सी है, तो चार्ज कितना आ जाएगा, सी। सी मतलब एप्सिलॉन नॉट A/D ना। इधर को प्लस चार्ज आएगा, हाई वोल्टेज, और इधर लो आएगा, तो कितना बोलोगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन हो जा रहा है। समझ आया बच्चों क्या बोल रहा हूँ? ट्वेंटी सिक्स बताऊँ, एक मिनट। 26 देखो सभी। तो जहाँ पे भी प्लेन वायर्स आ जाते हैं, जहाँ पे भी प्लेन वायर्स आ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से पैरेलल में है, उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं ना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है ना, ये दिख रहा है, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है,
और इधर से ये प्लेट कनेक्टेड है, मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल है वही यहाँ का पोटेंशियल है। तो केवल ये दो पैरेलल में आ रहे हैं ना, ये समझ आ रहा है सबको, ये दो पैरेलल में आ रहे हैं। जब दो पैरेलल में आ जाएंगे तो पहले उनको सॉल्व कर लेंगे ना। तो यहाँ पे देखो कितना है, ये 1 का है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो पहले 1 1 को सॉल्व कर लेंगे ना, 1 1 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2। और फिर क्या करेंगे, उन दोनों को हटा करके उनमें से कोई एक की जगह इक्विवेलेंट लगा देंगे। तो मान लो मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह यहाँ पे 2 वाला लगा दूंगा। ये ऑलरेडी 1 वाला है, ये 2 वाला है। अब हो जाएगा आगे सॉल्व, साहिल हो जाएगा। 29 देखो अब। फिर से इसमें प्लेन वायर आया है। प्रतीक्षा 29 में प्लेन वायर आया, ये दिमाग लगाया तूने, प्लेन वायर आता है तो क्या करते थे, वहां पे पोटेंशियल लिखते हैं ना। अगर मान लो आपने इस पॉइंट का ये सी डी तो फालतू में 2 बार लिख दिया, ए लिखा है तो फिर क्या लिखना है। देखो इसमें आप जैसे ये दोनों किस में लगे हुए हैं, ये दोनों तो सीरीज में लगे हुए हैं ना। और सीरीज में जो उनका इक्विवेलेंट आएगा, वो इक्विवेलेंट को आपने दोनों पॉइंट कनेक्ट कर दिए, इक्विवेलेंट के आपने दोनों पॉइंट कनेक्ट कर दिए, तो ये दोनों का फिर कुछ रह जाएगा, इक्विवेलेंट को शॉर्ट कर दिया ना। इन दोनों को सीरीज में लगा था लेकिन उसके इक्विवेलेंट को आपने ऐसे कनेक्ट किया तो वो शॉर्ट हो गया ना। ये बात समझ आई। तो ये दोनों को आप हटा सकते हो ना, इनके रहने का कोई फायदा नहीं है, तो इनको हटा दो यहाँ से अब। इतना ही केवल आपका सर्किट है ना। तो इस सर्किट में अब हम देखें तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में ना। इस दोनों, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड और ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है ना? तो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। आप पोटेंशियल लिख दो, ये अगर वी है तो यहाँ का पोटेंशियल वी है, यहाँ का वी है। ये अगर वी बी है तो यहाँ का वी बी, और इधर से आकर के इधर का वी बी। तो दोनों वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में है। नेक्स्ट, ठीक है, हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिर शुरू करते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या देखा था कि जब भी हम कोई वायर लेते हैं और उसके क्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्लास 9:30 तक रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो यहाँ पे क्या होता था, करंट फ्लो होने लग जाती थी ना। करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग ओम्स लॉ देखते थे, V इक्वल टू आई आर। वी मतलब क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस।
आर मतलब क्या होता था, रो एल बाई ए। नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ओम्स लॉ। नहीं, ये आर रेसिस्टेंस होता था, रो रेसिस्टिविटी होता था, रो जो होता था मैटर पे डिपेंड करता था और टेम्परेचर पे। आर जो होता था वो मैटर पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी, और साथ में ज्योमेट्री वायर की क्या है, एल और ए पे भी डिपेंड कर रहा है ना, मतलब ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता था। टेम्परेचर के साथ में ये कैसे वैरी करते थे, रो इक्वल टू रो नॉट 1 + α∆T, यहाँ पे अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, जिसको हम एल और ए दोनों साइड मल्टीप्लाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, तो अगर हम करंट बाई एरिया करें, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर वाली ना, अगर हमारी वायर में ऐसे करंट जा रही है तो परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे अगर, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलते थे। करंट डेंसिटी अंदर किसी भी पॉइंट पे किधर को होती थी, वेक्टर है होता है, डायरेक्शन क्या होता है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट स्केलर है बट करंट डेंसिटी वेक्टर है। फिर वेक्टर फॉर्म में हमने ओम्स लॉ देखा था, जे इक्वल टू सिग्मा ई ना, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है, 1/ρ कंडक्टिविटी। फिर हमने करंट का रिलेशन देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, I इक्वल टू NEA/VD, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I/A को इधर ले लेंगे तो J इक्वल टू लिख सकते हैं NEVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव किया था, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, A इंटू टाउ। ए मतलब जो एक्सेलरेशन अंदर रहता है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है अपॉन मास, इंटू टाउ। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। फिर ये वाली वैल्यू अगर उधर डाल दें तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू आ जाती थी, रो इक्वल टू m/NE²टाउ। कंडक्टर्स में क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओ तो रिलैक्सेशन टाइम कम होता है ना, वो जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फास्ट मूव करते हैं, जल्दी जल्दी टकराते हैं, तो इसलिए रेसिस्टिविटी बढ़ती है। रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा ना, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रो बढ़ जाएगा। इंसुलेटर में क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे एन टेंडिंग टू जीरो होते हैं ना, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एन है ही नहीं है तो वहां पे हमेशा ये इनफाइनाइट बना रहेगा, तो ये नो इफेक्ट, हमेशा ये लार्ज वैल्यू रहती है रेसिस्टिविटी की। और सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन बढ़ेगा, टाउ कम होगा। फास्ट मूव करेंगे लेकिन एन भी बढ़ रहा है, टाउ भी कम हो रहा है। कंडक्टर में एन नहीं बढ़ता है ना, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जितने अवेलेबल हो सकते हैं वो सब पहले से ही बाहर रहते हैं, सेमी कंडक्टर में आना शुरू होते हैं। तो इसलिए, और ये इफेक्ट डोमिनेट करता है ना, ये इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो एन बढ़ेगा तो वैल्यू पूरी कम हो जाती है, तो इससे हमारा रेसिस्टिविटी कम हो जाता है, मतलब रेसिस्टेंस कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, अगर दो रेसिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट हो जाता था, R1 + R2 पैरेलल में लगे हुए हैं
तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें देखा था किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या था? कोई भी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का सम बराबर होगा यहाँ से जाने वाली करंट, सम ऑफ ऑल आई इन और होगा सम ऑफ ऑल आई आउट। फर्स्ट लॉ था ये। सेकेंड लॉ था कि कोई भी अगर हम लूप लेते हैं तो लूप में जितनी भी करंट होंगी, जितने भी बैटरी होंगे, सबके क्रॉस हम जाएंगे अगर, तो जो वोल्टेज में चेंज आएगा, हर एक वोल्टेज चेंज का अगर हम सम निकालें तो वो जीरो आएगा ना। कोई भी एक पॉइंट से चले घूम के वहीं आ जाए तो वोल्टेज में जो चेंज आ रहा है वो जीरो होगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पे। जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा ना। और ये किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे। फिर नेक्स्ट हमने देखा था सेल के बारे में। सेल के बारे में हमने क्या देखा था? सेल जो होता है वो एनर्जी सप्लाई करने का सोर्स है, चार्ज सप्लाई करने का सोर्स नहीं है। सेल में दो टर्म आते थे, एक ईएमएफ और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते थे। अगर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो नहीं है तो जब उसमें करंट जा रही होगी, अगर हमने उसके इंटरनल रेसिस्टेंस को बाहर बना दिया तो फिर इसके दोनों टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ से दिखाएंगे और पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस को बाहर कर दिए तो फिर दोनों टर्मिनल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। और जब करंट यहाँ पे सप्लाई कर रहा होगा, बैटरी दे रहा होगा सर्किट में, तो ऐसे करंट दिख रहा होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रही है मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज होने के टाइम में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता था? ई माइनस आई आर। और अगर ये बैटरी चार्ज हो रही होती तो करंट ऐसे आता, तो उस टाइम पे ये पूरी बैटरी है ना, यहाँ से यहाँ तक ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उस टाइम पे V इक्वल टू आता है ई प्लस आई आर। अगर बैटरी में करंट जीरो है तो V इक्वल टू ई हो जाएगा ना, फिर ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। करंट नहीं है तो V इक्वल टू ई। फिर सेल का भी हमने कॉम्बिनेशन देखा था। सेल को अगर हम सीरीज में लगा रहे हैं, R1 E1 R2 E2, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाता था? E1 प्लस E2। और आर इक्विवेलेंट हो जाता था R1 प्लस R2। मतलब हम दोनों सेल को हटा के एक सेल बना देंगे जिसका ईएमएफ होगा E1 प्लस E2 और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। अगर सेल पैरेलल में लगे हुए हैं तो वहां पे इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट हो जाता था E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें अभी हमने यहाँ पे दोनों के साइड को सेम डायरेक्शन में दिखाया हुआ है ना। अगर एक का उल्टा हो जाएगा तो एक को प्लस एक को माइनस लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखे थे, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर। तो इसमें एक तो था गैल्वेनोमीटर,
गैल्वेनोमीटर में करंट हम लोग डिटेक्ट करते थे, करंट का डायरेक्शन। अगर आई जी करंट आ रहा है, इसका रेसिस्टेंस को जी से दिखाते थे, तो इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, आई जी इंटू रेसिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर से करंट का डायरेक्शन पता करते थे ना। फिर अगर हमें इसको एज ए एमीटर यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट वायर लगा देते थे। तो अब टोटल ये आई करंट जा रही होगी। अब ये आई मेजर कर लेगा। आई मेजर कैसे करेगा, इसमें तो आई जी करंट ही जाएगा, इधर आई माइनस आई जी। तो यहाँ पे हमारा ये स्केल बन जाता था ना, आई जी इंटू जी बराबर आई माइनस आई जी इंटू एस। तो इससे आ जाता था, यहाँ पे आ जाएगा आई जी जी प्लस एस इक्वल टू आई इंटू एस। तो आई जी इक्वल टू आ जाता था ना, ये स्केल बन जाता था। इस स्केल को फॉलो करते हुए गैल्वेनोमीटर में अगर आई जी करंट आ रही है तो हम उसको आई में कन्वर्ट कर देते थे। और शंट वायर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं ना। अगर वोल्ट मीटर में चेंज करना होता था, तो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लोड लगाते थे, ये रेसिस्टेंस को लोड बोलते थे। अब ये पूरा हमारा वोल्ट मीटर है। अगर आई करंट आ रही है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज डिफरेंस आएगा, टोटल इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, करंट इनटू टोटल रेसिस्टेंस ना। ये वोल्ट मीटर का वर्किंग इक्वेशन होता था। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा था, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये दो और देखे थे। एमीटर करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं। बस यही यूज है। फिर नेक्स्ट था पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एक ऐसे ड्राइविंग सेल होता था, उसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी हो सकता है, और इसको हम लोग एक वायर से कनेक्ट करते थे। फिर यहाँ पे हमें जिनका भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मान लो कोई एक सेल है, उसका ईएमएफ मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते थे और एक जॉकी लगाते थे। अब इसको हम टच कराते थे ना। अगर यहाँ से पूरा यहाँ तक का वोल्टेज डिफरेंस V है, इसकी पूरी लेंथ L है, तो पहले V बाई एल क्या रिप्रेजेंट करता था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मान लो हमने जॉकी को यहाँ पे कोई पॉइंट पे टच कराया, और वो स्मॉल एल पे नो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो ये स्मॉल एल तक का वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू स्मॉल एल। और यही बोलेंगे, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही बोलेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मान लो ये हमारा कोई E1 ईएमएफ की बैटरी थी, तो इसका ईएमएफ आ जाएगा 5 × L ना। ऐसे पोटेंशियोमीटर वर्क करता था। यहाँ पे उसको लगाते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, और यहाँ पे ड्राइविंग सेल होता था। फिर एक हमने देखा था मीटर ब्रिज।
मीटर बीज का काम क्या था? पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ना। मीटर बीज का काम है रेसिस्टेंस निकालना। इसमें क्या होता था? ऐसे कुछ रहता था। यहाँ पे हम कोई R1 रेसिस्टेंस लगाते थे, ये नोन होता था। यहाँ पे कोई R2 लगाते थे, इसको निकालना रहता था। और ये एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है कुछ 100 सेंटीमीटर की वायर रहती थी, 1 मीटर की। अब अगर हम लोग इसको कहीं किसी पॉइंट पे टच कराते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो अगर नो डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब इधर का रेसिस्टेंस और इधर का रेसिस्टेंस इक्वल होगा। मतलब R1/R2 बराबर होगा इन दोनों का रेसिस्टेंस, और वायर का रेसिस्टेंस मतलब उसके लेंथ का रेशियो। तो ऐसे करके हम R2 की वैल्यू निकाल लेते थे ना। L1 + L2 का सम 100 सेंटीमीटर है ना, तो वो हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ आ रहा है? अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला डीपीपी स्टार्ट करते हैं। तो वो निकाल लो सब लोग, मैं भी निकाल लेता हूँ, मैंने लिया नहीं था, 1 मिनट में लेके आता हूँ ना। एक मिनट में चेक कर लूँ आरसी सर्किट का इसमें है या अलग है। 1 मिनट चेक कर लेंगे। आरसी सर्किट का इसमें तो नहीं है यार, वो मेरे हिसाब से अलग होगा। करंट वाले में तो नहीं है आरसी सर्किट। देखता हूँ वो किस में है ना, उसका नंबर क्या है। तो अभी तो नहीं करते हूँ, वो जिस वाले डीपीपी में रहेगा उस टाइम ही करा दूंगा। 25 में है क्या? चेक किया तूने वीरू? ठीक है फिर, चलो फिर उस टाइम ही करा दूंगा ना। चलो क्लास वर्क वाला शुरू करते हैं। 1 से स्टार्ट करो करना। देखो, जब भी वायर को आप पुल करके लेंथ बढ़ाओगे तो वहां पे लेंथ बढ़ती है तो एरिया कम हो जाता है ना।
अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा ना। अगर ये वायर है जिसकी लेंथ L है और एरिया A है, तो अगर आपने इसकी लेंथ बढ़ा के लेंथ बढ़ाई, पूरे में वॉल्यूम कंजर्व रहेगा ना, तो लेंथ नहीं बढ़ के L डैश हो गई और ये एरिया अब कम होकर के A डैश हो जाएगा। हाँ, ए आंसर नहीं होगा ना। अगर एरिया चेंज नहीं होता तब ए आंसर होता ना। तो हम देखो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो L बाई ए। एक हमें पता है कि A इंटू एल हमारा क्या होता है, वॉल्यूम। तो हम लोग ए की जगह क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन में लेंथ, मतलब हो गया रो L स्क्वायर अपॉन में V। अगर आपने पुल कर रहे हो तो वहां पे आप क्या करते हो, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर लेते हो, क्योंकि दो काम हो रहा है ना, L बढ़ रहा है ए कम हो रहा है। अब आपने एल को 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया तो स्मॉल चेंज नहीं है ना। स्मॉल चेंज होता है 1% होता है तो डायरेक्ट लिख देते डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 2 डेल्टा L बाई L। अगर 1% एल में चेंज आएगा तो इसमें 2% का चेंज आएगा ना। 10% तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो लगभग आप सॉल्व कर सकते हो। 10% यहाँ लिखोगे तो 20% का चेंज आया। 20% का चेंज आया मतलब 10 ओम के रेसिस्टेंस में 20% का चेंज आया मतलब कितना हुआ, 20% मतलब करीब दो, 2 ओम हुआ ना। 10 पहले से 2 ओम का चेंज आया तो टोटल 12 हो जाएगा। और वो 12.1 दिया है क्योंकि 10 ओम में जब है तो वो, ये स्मॉल के लिए ही लगा सकते हैं फॉर्मूला ना। 10 ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा ही आएगा 12 से। सब लोग समझ लो ना, 10% यहाँ लिखोगे तो ये 20% हो जाएगा। रेसिस्टेंस में 20% का चेंज आ रहा है। अब 10 ओम का अगर 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 2 ओम ना। 10 ओम में 20% का चेंज आया मतलब कितने का चेंज आया, लगभग 2 ओम का। तो नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 + 2 12 ओम। 10 का दो 20% होगा, ये तो सबको पता होगा ना। 10 का में का दो पूछा जाए कितने परसेंट है तो 20% है। ठीक है बच्चों। सेकंड करो। हाँ, सेकंड तो व्हीट स्टोन है ना। सेकंड में जो एक्स वाला टर्मिनल है उसको बाहर को निकाल दो। बाहर को मतलब ओपन करके बाहर करो तो व्हीट स्टोन दिखेगा। ये बताना है कोई को सेकंड वाला। सर इसके भी आंसर सारे गलत दिए शायद। क्या बात कर रहे हो, फर्स्ट का ये दिया है, गलत है वो तो। फर्स्ट का बी करो, सेकंड का डी आएगा, सेकंड का बी दिया है। अरे यार क्या चक्कर है ये। चलो अभी तो दो का करेक्शन कर लो, फिर देखते हैं और आगे का क्या सीन है। सेकंड छोड़ दूं ना, चलूं आगे। व्हीट स्टोन बताना है कोई को। आंसर में करेक्शन कर लेना ना। सेकंड का डी आंसर आएगा। थर्ड देखो,
हाँ, थर्ड का बी, ये भी देख लो, बताना है किसी को? इसमें लास्ट से शुरू करना, सॉल्व करना ना। फिगर में जो लास्ट में 3 3 ओम के सीरीज में दिए हुए हैं, लास्ट से शुरू करोगे तो होता जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, फिर उसका रिजल्ट इसके साथ लो, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, ऐसे करते हुए आना है। समझ लो। थर्ड में बताओ, बताऊं या नहीं बताऊं? आसान क्वेश्चन है ये। बाकी लोग भी बताओ भाई, बताऊं या नहीं? फिर अगला करते हैं ना। देखो, जिनको नहीं आया वो बोल देना ना, शर्माना नहीं। अपने पास टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा तो जो इजी है उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं आ रहा है तो बोल देना। ईच रेसिस्टेंस इन द एडजॉइनिंग नेटवर्क इज ऑफ 1 ओम इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ये कौन सा वाला कनेक्शन रिमूवल मेथड है ना? इसमें इस लाइन के दोनों साइड में सिमेट्री है, तो हम इस कनेक्शन को यहाँ से तोड़ करके ऊपर कर देंगे ना। इसको तोड़ के ऊपर करेंगे तो ये जब उठा के ऊपर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? इसी में बना देता हूँ ना। इसको उठा के ऊपर रख देंगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना। अब ये दोनों सीरीज में है, वो पैरेलल में, फिर ये और इसका रिजल्ट और ये सीरीज में, और ये ऊपर का रिजल्ट और नीचे का रिजल्ट पैरेलल में, फिर हो जाएगा सॉल्व। फोर्थ हो गया क्लियर सबको? फोर्थ। जिसको नहीं आएगा बोल देना ना, ये नहीं कि बोल नहीं रहे हो और समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर क्या ही फायदा हुआ रिवीजन कराने का। नहीं आए तो बोल देना। फिफ्थ देखते हैं अब। हाँ, फिफ्थ का बी आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो लास्ट वाला रेसिस्टेंस यहाँ पर 2 होगा ना, इधर वाला 1 होगा। यहाँ पे ध्यान रखो, लास्ट वाला 2 वाला है, लेकिन हम इसको 1 मान सकते हैं, 2 की जगह 1 मान सकते हैं। क्यों 1 मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कितनी करंट जाएगी लास्ट वाले में, जब इधर से आई करंट आई, इधर कुछ I1 गई, बची हुई I-1 इधर गई। अब I1 तो इधर से लौट आएगी, फिर यहाँ से कुछ I2 इधर गई, बची हुई इधर गई, ऐसे चलता जा रहा है। तो इन्फिनिटी तक जब जाएंगे, तो इन्फिनिटी पे ये इसमें कितना करंट जा रहा होगा, लास्ट वाले में कितना करंट जा रहा होगा? टेंडिंग टू जीरो ना।
लास्ट वाला सबको समझ आ रहा है, टेंडिंग टू जीरो है, तो जब उसमें टेंडिंग टू जीरो है तो उसमें 1 ओम का रेसिस्टेंस लें या 2 ओम का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 1 ओम का लें या 2 ओम का, तो हम इसको 1 ओम का कर लेंगे तो हमें सोचने में आसानी होगी। 1 ओम का कर लेंगे तो क्या होगा, 1 1 ये दोनों 2, फिर ये पैरेलल में 2 वाले के साथ है, तो 2 2 का पैरेलल होगा। सॉरी, अच्छा वो गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। अच्छा वो कैपेसिटर में ऐसे हो पाएगा, यहाँ पे वो है ना 1 1 2 और 2 2, हाँ ठीक है ना। 2 2 जब पैरेलल में होंगे तो उनका 1 आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे 1 आया और इधर 1 है, तो 1 1 फिर 2, फिर पैरेलल में तो 1, ऐसे चलता आएगा। तो लास्ट में यहाँ पे 1 1 2, 2 2 पैरेलल में 1, फिर 1 1 सीरीज तो 2 आ जाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे थर्ड वाला करते हुए आओगे लास्ट से, वैसे ये भी लास्ट से करते हुए आना है। और समझाऊं क्या? सर आपने 1 ही क्यों लिया, 0 ही ले लो ना फिर। ऐसा लो जिसको सॉल्व करते आए ना। 2 के साथ भी सॉल्व तो कर ही सकते, पर बहुत गंदा बनेगा ना फिर अब वो। उसमें सॉल्व करने में लेंदी जाएगा और 1 से इजीली हो जाएगा। आंसर समझे सेम ना? आएगा क्या पर? हाँ हाँ सेम आएगा ना। नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या बताया गया था? आर इक्विवेलेंट वैसे मान लेने का और फिर सॉल्व करने का। हाँ मान लो ए और बी के क्रॉस आर इक्विवेलेंट कुछ एक्स है, तो यहाँ पे सी और डी ले लो, तो सी और डी के क्रॉस भी आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, एक्स ही आएगा ना। यहाँ से आगे का कर सॉल्व करें, यहाँ से आगे का सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करते थे फिर, ए और बी के क्रॉस, एक मिनट, यहाँ पे 1 2, सी और डी के क्रॉस आगे का सारा रिजल्ट हमने हटा के उसकी जगह एक्स का लगा दिया, और ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर होगा, एक्स के, क्योंकि ए और बी के क्रॉस निकालें या फिर सी और डी के क्रॉस निकाले, या फिर यहाँ 2 पॉइंट ले लें इसके क्रॉस निकाले, सब इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो सबका आगे का रिजल्ट वही सेम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और एक्स पैरेलल में, तो 2 + x/2 इंटू एक्स, R1 R2 और R1 + R2 लगा देंगे, +1 नहीं, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 के साथ सीरीज में है, तो पूरा रिजल्ट कितना आ जाएगा, एक्स के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक को, ठीक है, हो जाएगा। देखो ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि इस टाइप पे क्वेश्चन किए हुए हैं क्लास में ना, इसलिए थोड़ा कम ही समझा रहा हूँ, अगर कोई को डाउट है तो पूछ लेना, फिर समझा दूंगा। चलिए आगे। बोल नहीं रहे हैं लोग ज़्यादातर यार, मुझे को समझ नहीं आ रहा तुम लोग को आया या नहीं आया। अनन्या, साहिल, क्या है बताओ, आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? अनुष्का, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है। अगला वाला करो अब, नहीं आए तो बोल देना ना, ये नहीं कि उड़ता जा रहा हो कुछ बोल नहीं रहा हो।
ठीक है, करें सिक्स्थ वाला, डी आ रहा है। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर इधर इधर का रेशियो और इधर इधर का रेशियो सेम है, मतलब वीट स्टोन बना है ना। तो यहाँ पे कुछ, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तो वायर लगा दी गई है तो भी वही बात है कि पोटेंशियल सेम है, नहीं भी लगाते तो भी पोटेंशियल सेम ही होता है कि नहीं। वायर लगाओ या ना लगाओ, दोनों तरह से यहाँ यहाँ का पोटेंशियल सेम ही है ना, वीट स्टोन है। हमें इसमें करंट बतानी है ना, इसमें करंट बतानी है, मतलब ऊपर से कितनी करंट जाएगी वो बतानी है। तो इसको हम हटा सकते हैं ना, इसके रहने से कोई फायदा नहीं है। ऊपर से कितनी करंट जाएगी वो बताना है। 2 ओम मतलब ऊपर वाली करंट। टोटल कितनी करंट आ रही है वो हमें पता है। ऊपर का पूरा रेसिस्टेंस कितना हो गया, 12 ओम। और नीचे का टोटल कितना हो गया, 30 ओम। इधर से आय करंट आ रही है, तो ऊपर से कितनी जाएगी ये बताना है। बताओ कैसे करें। ऊपर अगर मान लो I1 गई, नीचे से I2 गई, दोनों पैरेलल में है ना। दोनों पैरेलल में तो दोनों के लिए V इक्वल टू I1 R1 बराबर होगा I2 R2। ऊपर का R1 नीचे का R2। वोल्टेज डिफरेंस तो सेम ही होगा ना, मतलब हम बोल सकते हैं I1/I2 बराबर होगा R2/R1। तो रेशियो पता चल गया उनका। वो किस रेशियो में, R2 मतलब 30 और R1 मतलब 12, इस रेशियो में। और I1 I2 का सम पता है हमें ना, I1 I2 का सम पता है 1.4 है। I1 निकालना है, तो अब I1 का निकालना है तो I1 के सामने का रेशियो 5 अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू उनका सम। तो ये कितना आ जाएगा, नीचे 7, 7 से कट होगा तो 0.2, तो मल्टीप्लाई हो करके 1 एम्पियर। ऊपर से 1 एम्पियर जा रही है, नीचे से 0.4 एम्पियर। ठीक है, सही है। 7th करो अब। 7th तो आसान है। 7th में आपको रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है ना, R ओम/मीटर। तो इसकी लेंथ निकाल लोगे तो इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा। इसकी लेंथ निकाल लोगे इस वाले पार्ट की तो इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा। फिर वो दोनों ए और बी के क्रॉस कनेक्टेड है ना, R1 R2। तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो सर आर आंसर गलत आ रहा है उसका। हाँ, तो इसमें दिया है गलत आंसर, अब क्या नहीं करें। नहीं, मतलब एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, एक बार बताओ ना। एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे मतलब आंसर ही गलत है ना, अब क्या करें उसमें। तो अच्छा। R1 R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 का डी नहीं दिया है ना पीछे। सर 6 का तो सही दिया था, ए का 6 का ए दिया है, वो गलत दिया है। ठीक है, regardless तो वही है। सर ये जो लाइंस निकाली उन्होंने रेडियस की, वो मतलब वो नहीं पकड़नी है क्या? नहीं नहीं, वो थोड़ी है, वो बस दिखाने के लिए कि रेडियस 1 मीटर है। फिर तो नहीं होगा, देखो सर आप। हाँ, फिर नहीं होगा क्योंकि वो रेडियस वो पकड़ के सी आ रहा है। वो पकड़ा तो होगा हाँ। अच्छा, ये भी वायर है मतलब। ओके, तो हो सकता है फिर हो भाई, मेरे को लग रहा था कि नहीं है।
अगर ये भी वायर हो जाएगा तो ये भी एक पक्का नहीं हो रहा है उसके बिना। होना तो नहीं चाहिए था, ऐसे तो नहीं देते हैं। होगा तो फिर 3 पैरेलल में आ जाएंगे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ, सब इन 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है ना। पहले एक बार ऐसे देखता हूँ ये कितना आ रहा है। इसकी लेंथ जो होगी, अगर L पकड़े तो इसकी लेंथ 3L होगी ना। इस वाले पार्ट की 3L हो जाएगी ना अगर इसकी L होगी तो। पाई वाई आया है, अगर आंसर में पाई आ गया है, चलो L की वैल्यू लास्ट में रख दूंगा। तो L इंटू आर इंटू 3L इंटू आर अपॉन में L इंटू आर प्लस 3L इंटू आर। तो R कॉमन होके कट जाएगा एक, L भी कॉमन होके कट जाएगा, तो आ गया ऊपर 3LR अपॉन में 4, और L की वैल्यू होगी पाई आर बाई 4। कितना आ जाएगा, 2 पाई आर बाई 4 करेंगे ना, पाई आर बाई 2। आर की वैल्यू 1 है, तो 3 पाई बाय 8। तो ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर इसको भी लेना पड़ेगा ना। यहाँ पर 1 मीटर वाली वायर का भी रेसिस्टेंस है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर और आर टोटल 2R आ जाएगा ना। आर इंटू 1, तो आर आएगा ना। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है तो लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके पैरेलल में 2 ओम 2R वाला और कनेक्ट करना है ना। तो अब इसी में सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया है, 3 पाई आर बाई 8। तो एक काम करता हूँ, R1 R2 ये मान लो R3 है, सबकी वैल्यू लिख देता हूँ केवल, बाकी पैरेलल में सॉल्व कर लो। R1 की वैल्यू कितनी बोलोगे, पाई आर बाई 2, लेंथ है इंटू रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। उसमें स्मॉल r दिया है रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो सबका लेंथ मल्टीप्लाई करना है। r की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो बाहर वाला है उसका 3 टाइम होगा ना, लेंथ 3 टाइम है, तो 3 पाई आर बाई 2। और R3 की वैल्यू होगी, यहाँ पे देखोगे तो R और R 2R। अब ये सब पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले में रख दो। अब कैलकुलेशन कर लो, जो भी आए वही आंसर है। हो सकता है मैच ना करे, अगर कुछ गड़बड़ हो तो। सी मैच किया है तो ठीक है, फिर करना ही ऐसे ही है ना। ठीक है, नेक्स्ट किया जाए। नेक्स्ट करें क्या, एट्थ कैसे किया बताओ, दर्शन बताओ कैसे किया। सर सबसे पहले तो 5 सीरीज में तो 5R आ गया, हाँ, और उसके बाद जब वो कनेक्ट करेंगे तो वो तो शॉर्ट हो जाएंगे 3 रेजिस्टर्स, मतलब कौन सा 2 3 और 4। और थोड़ी किया, वायर से थोड़ी किया है, रेसिस्टर से किया है।
नहीं ना, वायर से किया शायद। 5 आइडेंटिकल कंडक्टर शुरू में थे, फिर हाँ, उसके सिमिलर बाद कंडक्टर कंडक्टिंग लगाए। वायर लगा दी ना। बोला गया है 2 सिमिलर कंडक्टर्स, जैसे हाँ। 5 थे वैसे ही सिमिलर लगाए हैं, रेसिस्टर ही अच्छा। लगाया है भाई। अच्छा, तो फिर एक मिनट। ये मान लो सबके रेसिस्टेंस आ रहे हैं। कितने बना दिए मैंने, ज्यादा तो नहीं बना दिए। एक दो, 2 बार लिख दिया यहाँ पर। हाँ तो सर फिर व्हीट स्टोन बन जाएगा वहाँ पे, हाँ ऊपर हाँ वाला हाँ मतलब ये हाँ। पहले वाला निकाल देंगे हम। हाँ, पहले का तो जब R1 थ्री निकालेंगे आर तो आ गया 5R। फिर बाद में क्या हुआ है, हमने यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दिया। अब इधर बना देता हूँ मैं, ऐसे किया, और यहाँ पे हमने वायर कनेक्ट किया है, और यहाँ पे कनेक्ट किया। तो पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लो। इतने पार्ट को सॉल्व करोगे तो क्या है, आर आर इधर भी है, आर आर इधर है, तो ये हट जाएगा ना, तो ये हट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, पहले ये आर आर सीरीज में है 2R, ये 2R, वो पैरेलल में तो R ना, तो फिर आर 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 वो सीरीज में तो 3R आ जाएगा। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं 0.6D आ जाएगा फिर। नाइन्थ वाला भी व्हीट स्टोन पे है। नाइन्थ में भी 6 ओम के ऊपर वाला जो पार्ट है वो सब व्हीट स्टोन है, तो आराम से हो जाएगा ना। 9 छोड़ देते हैं, 10th करते हैं। और हुआ किसी का, डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस्ड टू 1/3 when it is shunted with a 20 ohm coil। अगर मान लो पहले इसमें आई करंट जा रही थी, तो बाद में जब हमने इसमें एक शंट लगाया, तो अब इसमें कितनी करंट जा रही है, 1/3 हो गई, इधर से 1/3 जा रही है, तो बची हुई किधर से जा रही है, 2I/3 इधर से जा रही है। तो हमें गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस बताना है, तो हमें पता है कि जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस होगा वही इधर का होगा ना। तो ऊपर का I इंटू आर, आर को हम लोग जी से दिखा रहे हैं ना, नीचे का I इंटू आर। तो जी इक्वल टू कितना आया, 2S। एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20, तो ये कितना आ जाएगा, 40 ओम। ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला करो, 11th। 11th में भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है।
वोल्टेज डिफरेंस सेम कर देना है। बोला जा रहा है कि टोटल जो करंट आ रही है ये मेन करंट है ना, मेन करंट का 10% ही ऊपर से पास करे। 10% अगर ऊपर से पास करेगा तो कितना आ जाएगा, 0.1। 0.1 आए ऊपर से पास करे, तो बचा हुआ 0.9 आए नीचे से पास करे। अब इसका रेसिस्टेंस हमें दिया हुआ है जी की वैल्यू 99 ओम, तो एस का वैल्यू पूछा गया है, दोनों पैरेलल में है, तो हम कर देंगे आई इंटू आर बराबर 0.9 आए इंटू नीचे का आर, तो इससे हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी। ट्वेल्थ करो अब। देखो ट्वेल्थ में क्या बोला जा रहा है, बताएगा कोई कैसे करना है ट्वेल्थ? ट्वेल्थ कोई बताएगा? बताओ क्या सर? हाँ बताओ। सबसे पहले हमने ना वीरू को बोलना है क्या? देखो फिर हाँ वीरू बताओ, तुम ही बता दो। नहीं नहीं, बोल दर्शन। पागल है क्या? सर देखो, सबसे पहले V इज इक्वल टू आई आर वी, मतलब पहले हमने वोल्ट मीटर का कुछ मान लिया आर हाँ वी, हाँ हाँ और अभी आर वी के साथ हमने जब 1980 ओम का लगाया तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर वी प्लस 1980, हाँ और वोल्टेज डिफरेंस तभी 100 टाइम्स हो गया, तो वो इंटू आई बराबर 100 V, हाँ। तो उससे कंपेयर करके आ जाता है डिवाइड करके। अच्छा। हम्म। ना पहले केवल हमारा वोल्ट मीटर था, हाँ ठीक है। ना पहले केवल वोल्ट मीटर था, अब आई करंट जा रही है, तो ये कितने तक मेजर कर रहा है, आई इंटू आर वी की वैल्यू कितने मेजर कर रहा है, कुछ मान लो वी वोल्ट तक। तो बाद में कितना हो गया जब हमने इसके साथ में एक रेसिस्टेंस लगा दिया, तो अब ये पूरा हमारा नया वोल्ट मीटर बन गया। तो अब ये कितना मेजर कर रहा है, 100 वी। अब नया रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर वी प्लस 1980 ना, इंटू आई अगर हम कर दें तो इसको बोलेंगे ये पहले का 100 टाइम हो गया है ना, और इसको v को लिख देंगे आई इंटू आर वी। ठीक है, ऐसे आ जा रहा होगा ना?
तो ये कितना जा रहा है 99 RB इक्वल टू 20। थर्टींथ करो। चलो ये आप आगे वाले अब घर पे ट्राई कर लो, अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर बस 13 बताओ ना फिर। 13 कर लो एक बार ट्राई। हाँ वीरू, ऐसे कुछ कर देना है। ट्राई कर लिया, बताऊं? देखो यहाँ पर 13th में ऐसे 70 वोल्ट की अगर हमने बैटरी कनेक्ट की, इसका रेसिस्टेंस है 300 ओम और इसका रेसिस्टेंस है 400 ओम, तो टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही होगी शुरू में? इतनी करंट आएगी ना। टोटल रेसिस्टेंस 700 ओम है ना। अभी वोल्ट मीटर नहीं लगाया है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ पे आई इंटू आर करोगे तो यहाँ आएगा 30 वोल्ट, और यहाँ पे आई इंटू आर करोगे तो कितना आएगा? 40 वोल्ट ना। तो इसके क्रॉस रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी? 40 वोल्ट, बट कितनी आ रही है? 35 वोल्ट। जब आपने यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो उसने 40 नहीं बताया, 35 बताया, तो हो गया ना फॉल्टी वो। आपने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तो वोल्ट मीटर कनेक्ट करने पर अगर यहाँ पे 35 बता रहा है, यहाँ का 35 है, तो फिर यहाँ का भी 35 होगा ना। दोनों का मिलके 70 आना है ना। पहले यहाँ का 40 था तो यहाँ का 30, दोनों का सम 70 है। बाद में यहाँ का 35 है, यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 35 होगा, है कि नहीं? तो मतलब ये पूरा इक्विवेलेंट और ये पूरा इक्विवेलेंट का रेसिस्टेंस सेम होगा, तभी ना दोनों में इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये 300 ओम हुआ, ये 400 ओम, इसका मान लो कुछ रेसिस्टेंस आ रहा है, तो आप बोल सकते हो आर इंटू 400 अपॉन में 300 प्लस, सॉरी 400 प्लस आर, ये रेसिस्टेंस बराबर होना चाहिए 300, तो 4R इक्वल टू आ गया 3R प्लस 1200।
तो हमें इससे वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस मिल गया। यहां तक सबको समझ आया? वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना है? अब अगर वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस मिल गया तो अब हम अगली बार वाले के लिए कर लेंगे सॉल्व। अगली बार क्या था, यहाँ 300 ओम है और इधर 400 ओम, और यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया जिसका रेसिस्टेंस है 1200 ओम। तो इस पूरे पार्ट का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ना, नए वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर वाले साइड का पूरा रेसिस्टेंस मान लो R डैश है, तो R डैश की वैल्यू ये आ जाएगी ना। तो ये कितना हो गया? इधर से कट कर देते हैं, 300 से कट करेंगे तो ये पूरा कट होके 5 आया, 5 से कट करेंगे तो 240। तो नेट पूरा कितना आ जाएगा? 240, यहाँ का 240 प्लस 400, टोटल कितना हो गया आर इक्विवेलेंट नया? 640। तो अब आप निकाल सकते हो कि टोटल यहाँ पे करंट कितनी फ्लो होगी। टोटल करंट कितनी फ्लो होगी? टोटल वोल्टेज डिफरेंस अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस, ये करंट फ्लो होगी। अगर हमें इधर का वोल्टेज डिफरेंस निकालना है तो इधर का आई इंटू आर कर देंगे, ये आई इंटू इधर का ये पूरा आर, तो आ जाएगा उधर का वोल्टेज डिफरेंस नया वाला। तो नया वोल्ट मीटर का रीडिंग आ जाएगा आई मतलब 70 अपॉन में 640 इंटू उधर का टोटल रेसिस्टेंस। ये करंट हमने दोनों का लिया है ना, पूरे का लिया है आए, तो पूरे का रेसिस्टेंस आया 240। अब ये सॉल्व कर लो। समझ आया कुछ मैंने क्या बोला? हाँ सर। हेलो हाँ सर, अगर हम ऐसा करें, सबसे पहले ना यहाँ पे होना कैसा चाहिए था, 30 और 40 होना चाहिए था हाँ स्टार्टिंग में। हाँ पर ये सेकंड वाले में तो 35 हो गया। हाँ। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम पहले वाले का ऐसा देख रहे, तो रेशियो ले लिया 35/R बराबर 4/3। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। उससे भी आंसर बी आ रहा है मतलब। यार वो बाई चांस हो सकता है आ जाए, बट वो सही तरीका नहीं है। वो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है ना, आपने ऐसा सोचा कि 440 का 35% कितना हुआ, तो 30 का उतने परसेंट। हाँ बराबर। हम्म, वो तो वैसा ही बिहेव करेगा ना दोनों जगह पे, पहले भी और दूसरे भी, भले कितना भी मतलब वो रीडिंग गलत ही देगा, उतने ही परसेंट से गलत देगा ना। टोटल अगर उसमें मान लो V वोल्ट का करंट आना है, V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक्चुअली करंट ही चेंज हो जा रहा है ना। करंट अगर चेंज नहीं होता तब हम ये बात बोल पाते जो तुम बोल रहे हो, थोड़ा ऐसा डिफरेंस रहेगा उससे जो निकालोगे। करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है तो लगभग सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा। तुम लोग करके देखो कितना आ रहा है एग्जैक्ट वैल्यू। वो 26.25 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन बी। रेशियो में लेने पर। रेशियो में लेने पर, एक मिनट ये कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। हाँ 7 × 24 अपॉन, ये भी उतना ही आता है। ये भी उतना ही आ रहा है सर, वो भी एकदम बराबर आ रहा है, सेम, मतलब कुछ भी फर्क नहीं। हम्म, ये कैसे वैसे आ रहा है? करंट सेम होता तो फिर परसेंटेज एरर सेम होता, करंट सेम होता तो, बट यहाँ करंट चेंज कर जा रहा है, करंट चेंज कर रहा है तो
ठीक है। अब यार बाई चांस आ गया, आप क्या बोले इसके लिए, तो मतलब तरीका तो यही है जो मैंने बताया वैसे ना। ठीक है, अब बाकी कर डालो सब। सर नेक्स्ट अगली स्लाइड बताओ ना, 1 मिनट। कौन सा वाला? अगली वाली। 14 वाली? कौन सा बोल रहे हो? अबे दर्शन, समझ नहीं आया। ने जो अभी सॉल्व किया ना ये क्वेश्चन 13 का, उसके आगे वाला लास्ट स्लाइड बताओ। यहाँ पे देखो, मैंने ये किया कि वोल्ट मीटर जब इधर लगाया तो पूरा रेसिस्टेंस निकाला, पूरा रेसिस्टेंस आ गया, तो टोटल V बाय आई करके, V बाय R करके टोटल आई आ गया। अब वो आई आ रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ का, यहाँ पे टोटल जो आई इंटू टोटल आर यहाँ का। अगर या तो ऐसे करो या फिर ऊपर कितनी करंट गई वो निकालो, और वहां यहाँ पे ये आई इंटू आर करो। ऊपर की करंट अगर निकाल लेते हो तो उसकी जगह ज्यादा बेटर है इक्विवेलेंट इंटू आई कर दो ना। तो ये मैंने वही करंट इंटू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कर दिया, ये जो निकाला था। ठीक है, ठीक है। फिर बाकी और क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर डालो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो ज्यादा डाउट और भी नहीं आएंगे, कर लोगे आराम से, ये तो थोड़ा इजी चैप्टर है। कर डालो, फिर नेक्स्ट क्लास में ये करके मैग्नेटिज्म स्टार्ट कर देंगे। चलो फिर क्लोज कर रहा हूँ ना, बाय बाय।